यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई और वी के साथ शैल। शेष जितने सब्जेक्ट होते हैं, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य सेंस में ऐसा होता है। यदि सेंटेंस में प्रॉमिस आ जाए, प्रॉमिस यानी वादा, थ्रीटेन आ गई, थ्रीटेन यानी धमकी आ गई, ठीक है, या सर्टेनिटी आ गई, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, कोई किसी कार्य को निश्चित रूप से करने की बात हो रही हो, या फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन की बात हो, यानी दृढ़ इरादे की बात हो। ठीक है, दृढ़ इरादा यदि व्यक्त किया जा रहा हो, वादा, धमकी, निश्चितता या दृढ़ इरादा व्यक्त किया जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी आई और वी के साथ अब आप लगा दीजिए विल, आई और वी के साथ लगा दीजिए विल, और शेष जितने सब्जेक्ट हैं सब के साथ लगा दीजिए शैल। बात पूरी हो गई आपकी। ठीक है, यानी फिर उसके बाद जैसे अवश्य, अवश्य के लिए सर्टेन, तो हमको सर्टेन लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको बदल दो, विल प्लस सर्टेन इक्वल टू शैल, और शैल प्लस सर्टेन इक्वल टू विल, उल्टा। ये मॉडल ऑक्सिलरी का रूल है कि मोड चेंज, तरीका कहने का बदल जाएगा तो मॉडल बदल जाएगा। बात समझ आ रही ना? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जैसे कोई वादा की बात हो रही है, धमकी की बात हो रही है, तो वहां आपको क्या करना है, बस ये विल या शैल का प्रयोग बदल देना है। ठीक ना, ये ध्यान देना है। चलिए आइए ऊपर के सेंटेंस पर चलते हैं। जैसे उसमें अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिख करके क्या करोगे, उसमें वहां विल की जगह शैल, शैल की जगह विल लगा देना, बस हो गया। जिलाधीश महोदय भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। कौन? जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विल, अब विल या शैल में से विल। ठीक है, उचित कदम उठाएंगे, विल टेक अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल टेक ए प्रॉपर स्टेप, उचित कदम। ठीक है, किसके लिए? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। तो टू रिमूव द करप्शन, टू रिमूव द करप्शन हो गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल टेक ए प्रॉपर स्टेप टू रिमूव द करप्शन। नेक्स्ट है न्यायाधीश। न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला कल सुनाएगा। कौन? न्यायाधीश। तो जज, ठीक है, द जज विल, द जज विल फैसला सुनाना, यानी अनाउंस, द जज विल अनाउंस द डिसीजन, फैसला यानी डिसीजन, DECISION, डिसीजन इस मुकदमे का। तो ऑफ दिस
केस। अच्छा, कल के लिए हो जाएगा टुमारो। क्या हो गया इसमें? द जज विल अनाउंस द डिसीजन ऑफ दिस केस टुमारो। टेंस ना, पहले तो ये क्लियर हो जाए, जब भी कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो उसमें टेंस सबसे पहले देखना चाहिए कि टेंस कौन सा है, और टेंस की पहचान पता ही है। या, ये, ई, या ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ए थे, ये जब भी हो, हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल यही पहचान होती है, लेकिन यदि ये लगे हैं तो वो निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें फार्मूला भी है कि इसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, यही ना होता है। ये अफर्मेटिव का है। और जब नेगेटिव बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, तो पहले डीड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। हु वाले वाक्य होंगे तो हु प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन। तो अब ये फार्मूला यदि दिमाग में है तो सबको बैठाएंगे। जैसे यहाँ देखो, क्या से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, तो इसका मतलब डीड पहले आएगा, तो हम पहले डीड लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डॉग, ठीक है, डिड डॉग, उसके बाद काटना, नहीं नॉट नहीं भी तो है, तो जब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, डिड डॉग नॉट, और काटना यानी बाइट, ठीक है, डिड डॉग नॉट बाइट, किसको? उस बूढ़े आदमी को। ये जो है ऑब्जेक्ट है, नहीं उस बूढ़े आदमी को, तो उसका हो गया दैट ओल्ड मैन। ये हो गया डिड डॉग नॉट बाइट दैट ओल्ड मैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाक खाने से यह पार्सल कौन लाया, कौन वाला वाक्य आ गया यहाँ पे, कौन का, हु, यानी यहाँ हो जाएगा हु, और हु वाले वाक्यों में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डिड नहीं लगता इसमें, तो हु, ब्रिंग यानी लाना, तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, हु ब्रॉट, क्या, यह पार्सल यानी दिस पार्सल, हु ब्रॉट दिस पार्सल, कहाँ से, डाक खाने से, फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, क्वेश्चन मार्क, हु ब्रॉट दिस पार्सल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। वही बात इसमें भी, क्या हमारे नेतागण एकता और अखंडता के लिए ईमानदारी से कार्य करते थे। इसमें थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो बड़ा का मतलब हमारा क्रम तो यही नहीं चलेगा, जो क्रम है वही चलेगा, बस उसमें जो बातें आ गई हैं एक्स्ट्रा वो लास्ट में ऐड कर दी जाएंगी। तो ये हो जाएगा, क्या हमारे नेतागण एकता और अखंडता के लिए ईमानदारी से कार्य करते थे, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डिड। हमारे नेतागण, तो आवर, भाई सब्जेक्ट कौन है, तो डिड आवर लीडर्स, ठीक है, डिड आवर लीडर्स सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, कार्य करते थे, ठीक है, तो वर्क यानी कार्य करते थे, तो वर्कड, सेकेंड नहीं यहाँ डिड लग गया है ना, हाँ, तो ये वर्ब फर्स्ट हो गया, यानी डिड आवर लीडर्स वर्क, ठीक है। कैसे कार्य करते थे, ईमानदारी से, ईमानदारी से यानी होता है ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, डिड आवर लीडर्स वर्क ऑनेस्टली, किसके लिए, के लिए होता है फॉर, ठीक है, फॉर
एकता और अखंडता के लिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ई से है क्या इंटीग्रिटी, INTIGRITY, इंटीग्रिटी। चलो ठीक। डिड आवर लीडर्स वर्क ऑनेस्टली फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, टी के बाद ई रहेगा, ये TEGRITY, इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक ना, तो हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया सब्जेक्ट वर्ब, ये अदर्स में आ गए सब। अदर्स में जो बढ़ते हैं वो अब ये है कि जैसे ये ऑनेस्टली है और फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, ये भी अदर्स, ये भी अदर्स। अब चाहो तो तुम इसको पहले और इसको बाद में कर सकती हो, क्योंकि अदर्स में क्रम देखो, अदर्स में क्या है, अदर्स लिखकर छोड़ दिया गया है, इसका मतलब क्या, उसमें जो है अब देखना होगा कि कौन सा वर्ड सूटेबल पहले आएगा और बाद में आएगा। तो उसमें शब्दों को या फ्रेजेस को आगे पीछे किया जा सकता है, यही है।